जब इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव आई थी तब लोग मंदिर या मस्जिद में जाकर दंगे नहीं कर रहे थे। तब उस वक्त लोगों को हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। क्यों आज तक हॉस्पिटल और स्कूल के नाम पर एक भी दंगा नहीं हुआ? ये बात आप मानो नहीं मानो कि भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं और धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है। जब ट्विटर और इंडिया का विवाद अभी हाल फिलहाल में हुआ था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब कितनी आसानी से ये लोगों ने मैनिपुलेट किया कि मतलब हम लोगों की बात पता ही नहीं लगी कि इन्होंने हमसे कितनी बड़ी पावर छीन ली है। लेकिन ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें जब करने जाओगे ना, ये चीज़ तभी हो पाएंगी जब धर्म के नाम पर नस्लीय हिंसा और वोट बैंक की ये ख़त्म हो जाए। नहीं तो क्या मुकाबला कर लोगे चाइना का और कैसे वापस लेके आओगे पीओके? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि जब से 2014 के बाद बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है तब से धर्म के नाम पर राजनीति और हिंदू मुसलमान दंगे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए? क्योंकि हमको लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी मिले हुए, और इन 75 साल में जो सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था वो शायद 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, जो कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था, जिसमें कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था 6 दिसंबर को। लेकिन अभी बीते कुछ साल, जब से 2014 से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, तब से अलग अलग राज्यों में एक छोटे छोटे मुद्दे हिंदू मुसलमान के ऊपर एक बड़ा रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो मुद्दा चाहे वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा के टाइम मंदिर के अंदर अजान बजाने वाला हो, अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक के अंदर हिजाब और बुरखे वाला मुद्दा हो, या फिर महाराष्ट्र के अंदर अभी चल रहे अजान वाला मुद्दा हो, या फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हो रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी वाला मुद्दा हो। तो ये इतने सारे छोटे छोटे मुद्दे अब उभर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान दंगे हो क्यों रहे हैं, मुद्दा यहाँ पर ये है कि हिंदू मुसलमान दंगे आखिरकार इनको बढ़ावा दे कौन रहा है। अब देखो, इस पे अगर मैं बोलूँ डायरेक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है तो वो शायद थोड़ा गलत होगा, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा देने वाला और कोई नहीं, हम जैसे ही इंसान आम लोग हुआ करते हैं। और इसमें जो लोग अनएम्प्लॉयड और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए होते हैं वही इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो अभी रिसेंट एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जो दिल्ली में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, उसमें जो बंदा पकड़ा गया उसका नाम था अंसार। उसने भारत के लोकतंत्र को डायरेक्ट चैलेंज किया। अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप ऑन स्क्रीन जब आपको पुलिस थाने लेके जा रही है, आप पुष्पा मूवी का वो सीन कर रहे हो कि मैं झुकेगा नहीं। तो ये डायरेक्ट चैलेंज वाली ही बात होती है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो जहांगीरपुरी के आसपास के जितने भी थाने लगते हैं या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पर सरकार है या जितने भी लोग हैं वहाँ से खड़े हुए, उनमें इन माफियाओं का सिक्का चलता है। इसलिए ये लोग, इन्हें पता है कि ये बहुत आसानी से छूट जाएंगे, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। और भारत में इतने दंगे इतने कम टाइम पे पहली बार नहीं हो रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा चल रहा है, श्री राम कृष्ण जन्मभूमि का और ईदगाह मस्जिद का जो मुद्दा चल रहा है, फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा था, जिसको 2018-19 में रंजन गोगोई के द्वारा उसका फैसला सुनाया गया। तो क्यों सिर्फ धर्म के नाम पे ही बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, सिर्फ एक मेजॉरिटी को लेकर? ये बात आप मानो नहीं मानो कि भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में सबसे ज़्यादा दंगे हुए हैं और धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है। अब आप चाहे इस वीडियो को देखने के बाद या इस लाइन को सुनने के बाद आप चाहे एंटी हिंदू बोलिए, एंटी मोदी बोलिए या फिर एंटी बीजेपी बोलिए, तो उससे मुझे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंटी मेरे हिसाब से कोई चीज़ होती नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना हम कर सकते हैं, ये राइट है। चाहे फिर वो आप डिमोनेटाइजेशन करा लो 2016-15 में, जिसका कोई वो नहीं निकलता कि ब्लैक मनी बाहर निकालेंगे, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आम आदमी परेशान हुआ, सब जानते हैं ये बात। उसके बाद बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे, बुलेट ट्रेन का तो लिडार से अभी मैप तक पास नहीं हुआ है, जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली है। तो ऐसा नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों बीजेपी कोई प्रोजेक्ट को छोड़ के अगले नए स्टेप पे पहुंच जाती है। आपने जो कमिटमेंट करी या तो उसे कंप्लीट करो, या बोलो कि हमारा फेलियर है, हम नहीं कर पाए। उसे भूल जाते हो, आगे एक स्टेप और बढ़ जाते हो। आज हम ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इतनी योजनाएं चल रही होंगी कि बीजेपी के किसी एक कार्यकर्ता को उठाकर भी पूछ लोगे ना कि किसी एक योजना का ढंग से नाम बता दो, उसमें चल क्या रहा है, उसे खुद नहीं पता होगा। तो अब मैं आप लोगों को बीजेपी का चिट्ठा खोल के दिखाता हूँ।
और आप लोगों में से जो लोग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ अभी आप ये वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे या फिर आप अभी जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो हमारा लोकतंत्र है ना, उसके 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है ज्यूडिशरी, जिसे हम कहते हैं न्यायालय। दूसरा होता है हमारा लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका। तीसरा होता है कार्यकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव। और चौथा आता है हमारा मास मीडिया, यानी कि जो मीडिया और जर्नलिज्म। तो ये 4 तो हुए लोकतंत्र के पिलर। अब बीजेपी के पिलर क्या हैं? जो लोकतंत्र के 4 पिलर मैंने आप लोगों को बताए, जिसमें एक पिलर था मीडिया, उसको हटा के ना बीजेपी के नीचे जोड़ दो। क्यों? क्योंकि जितनी भी मीडिया है, एक्सेप्ट 2-3 न्यूज़ चैनल को छोड़ के, NDTV और 1-2 को छोड़ के, जितने भी न्यूज़ चैनल भरे हुए हैं टीवी पे, चाहे फिर वो रिपब्लिक भारत हो, जी न्यूज़ हो, इंडिया टीवी हो, ABP हो, सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट के गुण गाते हैं। उनका एक भी बार उनके अगेंस्ट कुछ बोलते ही नहीं है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, उन्होंने आज तक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं है, जिसके मैंने अभी नाम लिए। और मैं बताता हूँ कि ऐसी चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आप बताइए, मेजॉरिटी का न्यूज़ पढ़ने का समय कब होता है? या तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम होते हो, तब आपने टीवी चला लिया, आप न्यूज़ देख रहे हो, या दूसरा रात को डिनर करते टाइम। क्योंकि जो 9 से 5 जॉब करने वाला बंदा है, वो ऐसे नहीं देख सकता बीच में टीवी वगैरह। और इसमें सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प करी है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से खेल खेला है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। पहले न्यूज़ मीडिया वाले पे बात कर लेते हैं। क्योंकि सुबह जो आप न्यूज़ पढ़ते हो, जो अखबार में जो भी आर्टिकल आता है, उसको आप बिना पढ़े ही सच मान लेते हो, ना उसके ऊपर आप कोई रिसर्च करोगे। क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप उसको पढ़ो कि भाई क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है। वो हम ठीक है, सुबह पढ़ लिया, ओके यही चल रहा होगा। अभी किस्सा सुनाता हूँ आपको ABP न्यूज़ का। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के जो जहांगीरपुरी में जो पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर ABP न्यूज़ वाले अपनी कास्टिंग कर रहे होंगे। तो उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को दिखाया कि एक ब्लॉग बनाया, उसमें एक साइड लिखा हुआ था कि दिल्ली के जहाँ जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हो रही थी, वो क्लिप चल रहा था। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जो कि कहीं किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे थे। तो उसमें नीचे पता है क्या लाइन लिखी आ रही थी? दिल्ली में एक तरफ हुआ दंगा और दूसरी तरफ केजरीवाल हुए भक्ति में लीन। लेकिन अब इन ABP न्यूज़ वाले इतने गंवार हैं, इनको ये बात नहीं पता कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के अंडर आएगा? दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। अगर पुलिस से कोई काम करवाना है या पुलिस को कहीं भेजना है, तो ये काम दिल्ली का CM नहीं कर सकता, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और ABP न्यूज़ को ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए जानबूझकर उन्होंने ये चीज़ करी, ताकि निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं केजरीवाल पर उठे। और बेचारे केजरीवाल पर क्या है आप बताओ? विद्युत बोर्ड और जल निगम और MCD भी अब तो खैर बीजेपी वाले ने कैंसिल ही कर दी थी। अब चलते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो है ट्विटर और इंडिया के बीच का विवाद, या ट्विटर या इंडिया नहीं, ट्विटर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का विवाद। जब ट्विटर और इंडिया का विवाद अभी हाल फिलहाल में हुआ था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब कितनी आसानी से ये लोगों ने मैनिपुलेट किया, कि मतलब हम लोगों की बात पता ही नहीं लगी कि इन्होंने हमसे कितनी बड़ी पावर छीन ली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बोले कैसे? हमको तो नहीं पता ये चीज़। जब ट्विटर और इंडिया का विवाद हुआ था, उस वक्त हमारे IT मिनिस्टर थे, जिनका नाम था अश्विनी वैष्णव। और उसके बाद जब ये बिल पास हो गए, उसके बाद हमारी कैबिनेट बदल दी थी, मतलब बीजेपी की पूरी कैबिनेट चेंज हो गई थी, सब मिनिस्टर चेंज हो गए थे। बोले उससे क्या हुआ? जब ये 3 बिल लाए गए थे सोशल मीडिया को देखते हुए, तो जो हमारे IT एक्ट है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसका वो 2000 में लाया गया था। उसका सेक्शन 79, उसमें ये 3 एक्ट ऐड करे गए थे। इसमें दूसरा और तीसरा तो ये थे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, उसका हेडक्वार्टर या उसकी एक बिल्डिंग यहाँ होनी चाहिए इंडिया के अंदर। इसमें तीसरा एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी यूज़र को, तो उसकी प्रॉब्लम 15 दिन के अंदर सॉल्व हो जानी चाहिए। ये दूसरा और तीसरा इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। पहला वाला जो बिल आया था, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कि देश के हित में नहीं है, ठीक है, यानी एंटी कंट्री है, हमारे एंटी इंडिया है, तो उस वीडियो का जो सोर्स है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट पता लगा सकती है, यानी कि आईटी सेल को वो बात पता लगा सकती है और वो ट्विटर से या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिससे वो वीडियो अपलोड हुई है उस पर जाके पता कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड करी जो कि जनता के हित में है और देश के हित में है, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हित में वो नहीं है, उसको मैंने एक्सपोज किया या उसके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई अपनी वीडियो में जो कि अभी तक नहीं पता थी और वो वायरल हो जाती है मान लो, तो आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट उस मुद्दे को उठने देगी? ये तो वही चीज़ हो गई ना जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर होती है या जितने भी धर्म के नाम पर जो देश बने हुए हैं उनमें होती है। नॉर्थ कोरिया में आप बिना उस वहाँ की गवर्नमेंट के, बिना क्या ना किम जोंग उन के आप कुछ प्रिंट ही नहीं करा सकते। तो अगर मान लो कल को मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जो कि मुझे गवर्नमेंट का नहीं पसंद आता है और मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ और जो कि जनता भी मेरे साथ है उसमें, तो गवर्नमेंट तो उसको मुद्दे को उठने ही नहीं देगी। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि आने वाले टाइम में जब कुछ ऐसे मुद्दे देश के अंदर उठेंगे जो कि जनता के हित में होंगे, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूं ही दबा देगी। और इतनी आसानी से चुटकियों में उन्होंने ये बिल पास किया और उसके बाद ट्विटर को ऐसे चेतावनी दी और हमको सिर्फ ये लगता रहा कि ये सिर्फ ट्विटर और इंडिया का विवाद है, ट्विटर और सेंट्रल गवर्नमेंट का विवाद है, लेकिन हम ये भूल गए कि इसमें ट्विटर हमारी हेल्प कर रहा था। यहाँ पर जब इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव आई थी तब लोग मंदिर या मस्जिद में जाकर दंगे नहीं कर रहे थे, तब उस वक्त लोगों को हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। क्यों आज तक हॉस्पिटल और स्कूल के नाम पर एक भी दंगा नहीं हुआ? और अभी जो गवर्नमेंट कर रही है ना कि हिंदू मुसलमान में फूट डालो और राज करो, ये फूट डालो और राज करो की जो नीति है ना, ये अंग्रेज़ों के टाइम पे शुरू हुई थी। 1904 में जब बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था पहली बार। देश में कोई राज्य ऐसे तोड़ा गया था जिसमें एक बनाया गया वेस्ट बंगाल, एक बनाया गया ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में हिंदू रहा करते थे और ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी में मुसलमान। सेम उसी तरीके से आज भी होता है, कभी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है या फिर मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगा दिए जाते हैं। तो एक तरफ भगवा है और दूसरी तरफ रज़ाकार। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया को एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो ये धर्म के नाम पर वोट बैंक, धर्म के नाम पर राजनीति बंद करनी होगी। और अगर इसको सॉल्व करना है कि वाकई में अगर ये दिक्कतें हैं तो इसके ऊपर कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में बात करी जाए। ऐसा नहीं मीडिया की तरह कि एक बिठा लिया हिंदू, एक बिठा लिया मुस्लिम, बीच में बैठा है एंकर, बोलो जी आप भी बोलो, बोलो आप भी बोलो, वो गाली बक रहे हैं एक आपस में। और दूसरा, हॉस्पिटल और स्कूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और स्कूल के अंदर हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए कि मतलब ये पता होना चाहिए लोगों को कि मतलब बच्चों को कि तुमको जो आज़ादी मिली है वो मुफ्त में नहीं मिली है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई तब जाके तुम्हें आज ये तुम इतना जी पा रहे हो, जैसे कि जापान के अंदर होता है। और तीसरा पॉइंट बनता है हमारा कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन है, मल्टीपल रिलीजन वाला एक देश है। भारत का टूरिज़्म इससे कितना बढ़ सकता है कि मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो बाहर से टूरिज़्म तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें जब करने जाओगे ना, ये चीज़ तभी हो पाएंगी जब धर्म के नाम पर नस्लीय हिंसा और वोट बैंक की ये ख़त्म हो जाए। नहीं तो क्या मुकाबला कर लोगे चाइना का और कैसे वापस लेके आओगे पीओके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको आज की पसंद नहीं आई होगी उन लोगों को जो कि बीजेपी सपोर्टर हैं या मोदी जी को काफ़ी क्लोज मानते हैं अपना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो उनको अच्छी नहीं लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।